हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत तटीय भाग अर्थात कोस्टल रीजन्स को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर PDF की, तो रेगुलर PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तटीय भाग अर्थात कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स में सबसे पहले हम देखते हैं भारत की जो तट रेखा है, इंडियन जो कोस्ट लाइन है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तट रेखा की बात की जाए तो देखिए, एक तो तट रेखा ये हो गई मुख्य भूमि वाली, ये जो समुद्र से लगा हुआ है ये तट, ये तो मुख्य भूमि का हिस्सा हो गया। इसके अलावा भी तो भारत का हिस्सा है, जैसे लक्षद्वीप हो गया या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, मतलब द्वीप समूह वाले जो तट हैं उनकी भी तो कुछ लंबाई होगी ना, वो भी तो समुद्र से लगे हुए हैं। तो कुल लंबाई की बात की जाए, मतलब मुख्य भूमि के साथ साथ जो लक्षद्वीप है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी जो तट रेखा है, इनकी लंबाई और ये लंबाई टोटल मिला दिया जाए तो कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, कुल लंबाई ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7516.6 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य भूमि की बात की जाए, केवल मुख्य भूमि की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है भाई, तट रेखा की 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, मुख्य भूमि के अलावा जो लंबाई है वो कितना है, 2096, जो द्वीप समूह से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2094 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखा जाए कि सर्वाधिक लंबाई जो है, सबसे ज़्यादा तट रेखा की लंबाई किस राज्य के अंतर्गत आती है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई आती है, राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य के लिए गुजरात है। गुजरात राज्य की सीमा जो है ना, समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है। नीचे में ये लंबाई भी दिया हुआ है, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इससे कंपेयर कर पाएँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से और इस राज्य से कंपेयर कर पाएँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। हालांकि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान क्या रखना है कि सर्वाधिक किस राज्य की सीमा समुद्र से लगती है, तो गुजरात की। ठीक है, गुजरात। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हैं आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश इधर है, इधर तमिलनाडु है, तो मैप में भी देख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मतलब तट रेखा की लंबाई कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं यहाँ पर, इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, 1962 किलोमीटर। गुजरात का देखा जाए तो 1214, काफ़ी कम है। अगर ओवरऑल पूछ दिया जाए, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई कहाँ पर हो जाएगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बट राज्य की बात की जाए तो केवल गुजरात, और क्वेश्चन में बार बार यहीं से पूछा जाता है, ठीक है ना, राज्य वाले से ही। तो दोनों ध्यान रखिएगा, आप दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि कौन कौन से राज्य जो है ना वो समुद्र से लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्य, कितने राज्य तट से लगे हुए हैं, मतलब समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो एक तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गोवा है, ये कर्नाटक हो गया पूरा, ये केरल है। मैप से ध्यान रखिएगा, मैप से याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, इधर ओडिशा हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया। गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूट गया है लगता है, हाँ, केरल, यहाँ तमिलनाडु है, 9 है टोटल, आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल 9 है। ठीक है, टोटल 9 है। राज्य की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। जैसे एक तो ये बता दिया ना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एक ये हो गया, लक्षद्वीप हो गया 2, तीसरा आपको एक हो जाएगा, ये क्या नाम है इसका, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, पुडुचेरी हो गया। ठीक, इसके अलावा एक आपको हो जाएगा दादरा, और इधर की तरफ दादरा और नागर हवेली। आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, ये राइटिंग पर नहीं, ये पेन जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। तो दादरा और नागर हवेली है, और दादरा और नागर हवेली को मिलाकर विलय कर दिया गया है किसके साथ, दमन एवं दीव के साथ। ठीक है, तो दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव,
अब एक ही दोनों को मिला दिया गया, दोनों का विलय कर दिया गया है, विलय करके इसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे हम जब पढ़ेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो उसमें देख लेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों का विलय कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये तो खैर 4 है। आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने राज्य हैं समुद्र से लगे हुए, 9 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 4। ठीक है, हाँ सबसे कम की बात कीजिए, सर्वाधिक तो हमने देख लिया गुजरात है, सर्वाधिक सीमा समुद्र से किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। लेकिन सबसे कम की बात कीजिए राज्य में तो वो गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश में बात कीजिए तो सबसे कम किसका है, पुडुचेरी। सबसे कम लंबाई जो है तट रेखा की, सबसे कम लंबाई वो किसकी है, पुडुचेरी की है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, और राज्य के अंतर्गत गोवा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिएगा। हम मैप में आदत जरूर डाल लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, ये शुरू से मैं बोल रहा हूँ आपको, इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तटीय सीमा की। तो तटीय सीमा कहने का मतलब ये हुआ किधर किधर से सीमा बनी हुई है समुद्र के साथ। 3 ओर से बनी हुई है, एक तो इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 3 ओर से, पूरब से, पश्चिम से और ये दक्षिण से। पूरब से बात की जाए तो पूरब में कौन, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी भारत से लगती है। ठीक है, पश्चिम में बात की जाए तो इधर अरब सागर है, और दक्षिण में बात की जाए तो इधर की तरफ क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, तो ये सब देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट की बात नहीं, मतलब बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ये क्यों लिखा है या फिर क्यों आपको एक बार ये देखना जरूरी है, क्योंकि किसी किसी को ये लगता है, मतलब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि नहीं सीमा जो है ना वो 2 तरफ से ही लगी हुई है, इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर की तरफ बस अरब सागर है। नहीं, यहाँ पर भी ध्यान देना है, दक्षिण की तरफ से क्या है, हिंद महासागर है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक, तो ये एक बार एक नज़र देख लीजिएगा, काफ़ी आसान है, मैप से अगर देखते हैं चीज़ों को तो काफ़ी आसान है। उसके बाद बात कर ली जाए तट से जो समुद्र की ओर विस्तार है, केवल तट तक ही थोड़ी, किसी भी देश की जो सीमा होती है केवल तट तक नहीं होती है, समुद्र के अंदर तक होती है। कहाँ तक क्या अधिकार होता है वो हम देख लेते हैं, और कहाँ तक मतलब किस बाउंड्री तक, उसका नाम क्या, अलग अलग नाम होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। देखिए, तट से समुद्र की ओर जो विस्तार है किसी भी देश के लिए, हम भारत के संदर्भ में यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं। ये भारत के मैप का हिस्सा है, मतलब भारत का ये हिस्सा है, ये मैप में जो दिखाया गया है भारत के जो मैप का हिस्सा है, इधर से काटा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर मैप में देखिए, ये मुख्य भूमि का भाग है, तो ये उबड़ खाबड़ है ना, प्लेन तो है नहीं, तो आप मेजर कहाँ से करेंगे, डिस्टेंस मेजर करना हो तो एक काम क्या किया गया है, ये जो ये निकला हुआ भाग है ना सब, इसको मिला दिया गया है, एक लाइन से मिला दिया गया है, रेखा से मिला दिया गया है। इसी रेखा को बोलते हैं आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा मतलब इसी को बेस मान लिया गया है, यहाँ से मेजर किया जाएगा डिस्टेंस को। ठीक, तो इसको आधार रेखा बोलते हैं। यहाँ पर लिख भी दिया है, अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली जो रेखा है, इधर की तरफ सागर की तरफ जो निकले हुए भाग हैं, अंतःस्थल जो आंतरिक भूमि, आंतरिक स्थल है, ठीक है ना, आंतरिक जो स्थल है, अंतःस्थल है, जो इसके निकले हुए भाग है समुद्र की ओर, इसको मिलाने वाली बाहर से ये लाइनें, जो ये लाइन मिलाई गई है ना, इसी को आधार रेखा बोलते हैं। यहीं से मेजर किया जाएगा कितना डिस्टेंस है। देखिए, क्षेत्रीय सागर की बात की जाए तो ये जो आधार रेखा है ना, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये जो आधार रेखा है ना, ये वाली आधार रेखा यहाँ से लेकर इधर समुद्र की तरफ 12 किलोमीटर तक, किलोमीटर बोल रहा हूँ, 12 समुद्री मील, नॉटिकल माइल। ठीक है, 12 समुद्री मील तक को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी। यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्षेत्रीय सागर, आधार रेखा से 12 समुद्री मील। तो थोड़ा सा ये ध्यान आप रख सकते हैं, ये 12 समुद्री मील ये डिस्टेंस होता है। ठीक, इसके बाद की बात की जाए तो इस पर उपयोग का जो अधिकार है ना, संपूर्ण अधिकार किसका होता है, इस पर संपूर्ण अधिकार किसका होता है, 12 मील तक, 12 समुद्री मील तक किसका अधिकार होता है, उस देश का ही अधिकार होता है जिससे ये लगा हुआ है समुद्र। ठीक, मतलब अगर भारत की बात की जाए तो इस पर संपूर्ण अधिकार किसका होगा, भारत का होगा। उपयोग पर भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। इधर जो भी चीज़ें होंगी, चाहे जो खनिज संसाधन हो, चाहे मछली हो, चाहे जो भी हो समुद्र से संबंधित, मरीन लाइफ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ठीक, उस पर जो पूरा का पूरा अधिकार होगा किसका होगा, भारत का होगा। उसके बाद बात की जाए, उसके बाद जो रीजन आता है, ये तो 12 तक हो गया, 12 मील तक, और 12 समुद्री मील और 12 बढ़ जाइए आगे, 12 समुद्री मील और 12 नॉटिकल माइल और बढ़ जाइए। ठीक ना, तो इसके बाद वाला जो ये 12 समुद्री मील जो है, ये चौड़ाई जो दिख रही है आपको, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ मंडल।
कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जो है। हाँ, आधार रेखा से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस आधार रेखा से कितना दूर है ये, 24 समुद्री मील। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 समुद्री मील आधार रेखा से, यहाँ मैंने लिख ही दिया है आधार रेखा से। बट ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ मंडल, यहाँ पर मैंने लिखा है। हाँ, इसके बाद हाँ यहाँ लिख दिया है मैंने कि आधार रेखा से इसकी दूरी कितनी है, 24 समुद्री मील। हाँ, सीमा शुल्क अर्थात एक्साइज जो ड्यूटी है, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है भारत को, अगर कोई आता है तो, ठीक है ना, इस रीजन के अंदर आता है तो, ठीक है ना। यहाँ तक 24 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24, तो इसके अंदर अगर कुछ कोई भी आता है ना बाहर से लोग, तो भारत के अलावा विदेशी दूसरे देश के लोग, तो भारत के पास सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है, एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार है, वित्तीय अधिकार भी है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। और प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार है इस क्षेत्र के अंतर्गत, इमिग्रेशन कानून लागू करने का अधिकार है, ठीक है ना। ये 24 तक की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद बात की जाए इधर की तरफ, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ लिखा हुआ है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कहाँ तक है भाई, तो आधार रेखा से, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आधार रेखा से कहाँ तक, 200 समुद्री मील, नॉटिकल माइल, 200 समुद्री मील तक, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि इधर की तरफ, यहाँ की तरफ अगर इधर कोई आता है तो एक्साइज ड्यूटी लगाने वगैरह का अधिकार नहीं है, या फिर इमिग्रेशन कानून लागू मतलब इमिग्रेशन कानून, भारत का इमिग्रेशन कानून इधर लागू करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण का अधिकार है। कहाँ तक, यहाँ तक 200 समुद्री मील तक, 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है ना। आधार रेखा से 200, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 200 जो मील है समुद्री मील, ये आधार रेखा से, जो भी ये लिखा गया है, यहाँ 24 है, यहाँ पर 12 लिखा गया है, यहाँ 200 लिखा गया है, सब कहाँ से मेजर किया गया है, आधार रेखा से, यहाँ से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इधर की तरफ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण करने का अधिकार है, खनन वगैरह करने का अधिकार है, संरक्षण का, उसको बचाए रखने का अधिकार है, अनुसंधान अर्थात रिसर्च वगैरह करने का अधिकार है, ठीक है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है इस क्षेत्र तक, 200 नॉटिकल माइल तक। आप ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। या फिर जो भी मिनरल्स है उनके खनन का अधिकार है, सर्वेक्षण का अधिकार है, मिनरल्स हो गया, या फिर जो भी मरीन लाइफ से संबंधित चीज़ें हैं, मत्स्य उत्पादन हो गया ये वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक। उसके बाद देखिए, ओके, हाँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ये जो आधार रेखा है, ये तो ये स्थल है ना, अगर भारत के मैप की बात की जाए तो ये वाला स्थल वाला भाग है, इधर वाला, और ये सब जल वाला भाग है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो स्थल भाग है और ये जो आधार रेखा है, तो आधार रेखा तो चलिए इसको बाहर जो निकला हुआ है, मतलब बाहर की तरफ जो स्थल निकला हुआ है, ये बाहर समुद्र की तरफ, इसको मिला दिया गया है, इस रेखा को क्या बोल दिया गया है, आधार रेखा। लेकिन आधार रेखा और ये जो स्थल वाला भाग है, स्थलीय भाग है, इसके बीच में ये जो पानी वाला हिस्सा है ना, इसको आंतरिक जल बोलते हैं। तो ये तो देख के ही लग रहा है नाम, मतलब वैसे ही आप दिमाग लगा कर ध्यान रख सकते हैं, इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप ऐसे ही मैंने बस बता दिया, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक जल किसको बोलेंगे, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य जो सागरीय जल है, वो तो देख के भी पता चल रहा है, इसको क्या, इसमें क्या दिमाग लगाना है या फिर क्या रटना है इसको, तो वैसे ही आप ध्यान रख सकते हैं, एक बार बस पढ़ लीजिएगा। पश्चिमी तट की बात की जाए, पश्चिमी तट अर्थात देखिए यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इधर पूरब से लेकर, अगर इधर पूर्व से चलते हैं तो ऐसे थोड़ा उठा हुआ भाग है, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे उठते गया है ग्रेजुअली, उसके बाद यहाँ से तीव्र ढलान बना हुआ है। तो ढलान बना हुआ है तो इधर जो हिस्सा है ना, ये पतला सा है, संकीर्ण सा हिस्सा, ये मैदानी भाग है, ऐसे थोड़ा फ्लैट हो गया, फ्लैट मतलब, एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ऐसा है, ऐसा हो गया है, इस भाग की बात कर रहा हूँ। तो इधर की तरफ जो है ना, इधर की तरफ ये पतला सा संकीर्ण सा भाग, नैरो भाग, मतलब ये नैरो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है पतला वाला, इसी तट की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो पश्चिमी तट में बात की जाए तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मैंने आपको पहले बता दिया है, घाट क्या होता है अभी बताया ना, ये घाट है, अभी तो बताया था ऐसे। ये पश्चिमी घाट हो गया, और अरब, अब मान लीजिए ये भारत इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ किससे लगा हुआ, अरब सागर से, अरब सागर से। तो पश्चिमी घाट और ये अरब सागर के बीच में ये संकीर्ण सा भाग है, पतला सा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, पतला सा मतलब ये वाला,
नैरो सा ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। इसी को क्या, यही वाला जो है ये क्या है, ये पश्चिमी तट है। यही मैंने लिखा है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान, उसी को क्या बोलते हैं हम, पश्चिमी तट बोलते हैं। वही पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट है। हाँ, उत्तरी भाग में क्या बोला जाता है, इसको अलग अलग नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, ये इंपॉर्टेंट है जिसको हाईलाइट किया। उत्तरी भाग में इसको बोला जाता है कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक। इसकी मतलब इसकी बात की जाए, रेंज की बात की जाए तो ये मुंबई से गोवा तक इसकी रेंज है। मुंबई से लेकर, यहाँ मैंने दिखा दिया है, मुंबई से लेकर गोवा तक का जो ये भाग है ना, इसको कोंकण तट बोलते हैं। और गोवा से लेकर इधर मंगलुरु तक, यहाँ दिखा दिया है मैंने ये वाला मंगलुरु तक, कर्नाटक में है मंगलुरु। ये कनारा तट है या फिर कर्नाटक तट इसको बोलते हैं। और यहाँ से लेकर मंगलुरु से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मालाबार तट बोलते हैं इसको। वैसे ही पूर्वी तट की बात की जाए, तो इधर की तरफ पूर्वी तट की बात की जाए तो ये डेल्टा जो समुद्र बोल रहा हूँ, इधर की जो मुख्य नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, कृष्णा, कावेरी है, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, इनके डेल्टाओं द्वारा निर्मित जो मैदान है ना, पूर्वी तट का मैदान इन्हीं से बना हुआ है और डेल्टा के द्वारा निर्मित हुआ है, इसीलिए काफ़ी उपजाऊ भी होते हैं, ठीक। ये उपजाऊ मैदान है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर ये महानदी का डेल्टा क्षेत्र है और यहाँ तक कावेरी तक, सॉरी कृष्णा तक, ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार का तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है ना, उत्तरी सरकार तट। और यहाँ कृष्णा से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तट की मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिमी तट की बात मैंने कर ली है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप मैप में देखिएगा, लिखा भले ही है वो तो पढ़िएगा ही, लेकिन मैप देखने की आदत भी जरूर डालिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने सारी बातों को लिख दिया, जो भी मैंने बताया है उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पश्चिमी तट की बात की जाए तो ये तो मैंने बता दिया है, उत्तरी भाग को कोंकण तट, मुंबई से गोवा। मध्य भाग की बात की जाए, मध्य भाग को कनारा या फिर कर्नाटक तट भी बोलते हैं, गोवा से मंगलुरु, ये बता दिया। दक्षिणी भाग की बात की जाए, मालाबार तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी, ये बता दिया है मैंने मैप में ही। उसके बाद पूर्वी तट की बात की जाए तो ये भी बता दिया है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाओं द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान पूर्वी तट है। उसके बाद उत्तरी सरकार तट, अर्थात महानदी एवं कृष्णा के मध्य जो भाग है उसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में है, ये कृष्णा डेल्टा है ना, उसी के पास है ये फॉल्स डीवी बिंदु, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये। तो वहां से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी में जो केप कमोरिन भी बोलते हैं, केप कमोरिन, ठीक, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये सारी बातें मैंने बता दिया है। केप कमोरिन तक, कृष्णा से लेकर, कृष्णा डेल्टा से लेकर, चाहे फॉल्स डीवी बिंदु, आंध्र प्रदेश। खाली आप इतना भी ध्यान में रखेंगे ना, कृष्ण या फिर यहाँ नदी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बता ही दिया है, कृष्णा एवं कावेरी के मध्य वाला जो भाग है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब अगर नदी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, हालांकि कन्याकुमारी तक गया है यहाँ पर, लेकिन नदी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो कृष्णा एवं कावेरी के मध्य वाला जो भाग है उसको कोरोमंडल तट। हाँ, एक और बात, आप एक दो बातें हैं ध्यान रख सकते हैं, जैसे सर्वाधिक तटीय जो अपर्दन होता है, जो जब ये स्थल वाला भाग है, स्थलीय भाग है, इसमें मतलब इसमें जो टूट फूट होता है, इसका जो अपर्दन होता है, अपक्षय जो होता है, वो किस वजह से होता है, सर्वाधिक अपर्दन होता है लहरों के द्वारा। जो समुद्री लहरें हैं, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि समुद्री लहरें 24 घंटे चलती हैं ना, इसलिए लहरों के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होता है, ठीक है। ज्वार भाटा की वजह से भी होता है, ऐसा नहीं उसकी वजह से भी होता है, बट समुद्री लहरों के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन, सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो होता है उसका कारण जो है वो है समुद्री लहरें हैं। ज्वार भाटा की वजह से भी होता है, सुनामी की वजह से भी होता है, लेकिन सर्वाधिक अपर्दन समुद्री लहरों से। ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा कि 24 घंटे लहरें तो हमेशा चलते रहती हैं ना। उसके बाद बात की जाए, भारत का जो औसत समुद्र तल मापा जाता है, भारत का जो औसत समुद्र तल मापा जाता है वो कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई तट से मापा जाता है, ठीक है ना, चेन्नई तट से। हाँ, एक और बात बस ऐसे ही ध्यान रख लीजिए, फैक्ट है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को किससे संबोधित किया गया है, रत्नाकर से, रत्नाकर से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।